कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना। उधर उसमें वो टेबल का सरका इधर, ऊपर चढ़, नीचे से पकड़। मत हो गया, हाँ बस। वायर। और इधर सरका देंगे, ठीक है, बाद में कर देना। वो उधर जाते ही आधे इसमें खत्म हो जाता है हमारा। तो गए। ओके मालिक, सो वेलकम बैक मालिक। तो मालिक एक बार आपके जो नोट्स है वो नोट्स में अपन एक बार स्टैंडर्ड की लिस्ट पूरी अपडेट कर देते हैं। टोटल 200 की सीरीज, 300 की सीरीज, 400 की सीरीज, 500 की सीरीज, 600 की सीरीज, 700 की सीरीज, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की है। 800 की सीरीज अपने सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आएगी, पर 800 की सीरीज स्टैंडर्ड का जिक्र होना चाहिए। ओके, ये सीरीज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की सीरीज है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू नहीं है। इसको कल जब हम चैप्टर 1 चालू करेंगे, चैप्टर 1 का पोर्शन है वो उसमें कवर करेंगे। तो सर फिर हम लोग ये लिख क्यों रहे? ये लिख इसीलिए रहे कि आगे जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, अपन अपने जो नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स का एक शॉर्टकट रहेगा। यानी हम जब भी कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, वो कॉन्सेप्ट में मैं अगर कभी बोलूंगा, एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूं, मुझे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना ऑडिट का। अभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जब मैं पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऐसा जब लिखना रहेगा, तो मैं ऐसा पूरा लिखते नहीं बैठूंगा। मैं उसको रेफरेंस क्या दूंगा? ऐसे 200। मैं बोलूंगा भाई ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ओके, ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का 230। तो अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बार बार लिखते नहीं रहेंगे। ओके, अपना सारा चीज किस में होना चाहिए? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो हम रेफरेंस नंबर क्या लिखेंगे? 230। दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से अपन ने इस पे टाइम डाला है। यानी कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अगर मिलाऊं, तो इसका रीजन डालने का रीजन यही है कि अपन इसको एक मेमोनिक कोड्स बोलते हैं, जो शॉर्टकट्स बोलते हैं अपन, पर इसमें मेमोनिक कोड नहीं है, नंबरिंग के हिसाब से अपन रेफरेंस रखेंगे। तो इसकी वजह से दो चीज होगी। पहली चीज अपने को, पहला चीज तो एक तो क्लियर आइडिया आ गया कि कितने स्टैंडर्ड्स है, कितने नंबर्स है, कौन से स्टैंडर्ड अपना सिलेबस में रोल प्ले करता है, क्या नहीं करता है। और दूसरा चीज, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब तक बैच एंड होता है, तब तक वो स्टैंडर्ड का रिवीजन बार बार हो जाता है। ओके, यानी आप एक एग्जांपल, कल चैप्टर 1 चालू करूंगा मैं, उसके बाद चैप्टर 2 चालू करूंगा। चैप्टर 1 में तो एक भी स्टैंडर्ड नहीं है अपने सिलेबस में। ओके, अपने सिलेबस में तो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, चैप्टर 1 पंचायती है, तो चैप्टर 1 पांचट है, लेकिन उसके अंदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन से होते हैं? अच्छा, कितने तरह के एश्योरेंस होते हैं बेटा? दो नहीं, 3 तरह के एश्योरेंस। कौन से 3 तरह के एश्योरेंस होते हैं? ओके, नहीं नहीं, मैं एंगेजमेंट नहीं बात कर रहा हूं, एश्योरेंस वर्ड के साथ में और क्या लग सकता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, मॉडरेट एश्योरेंस। याद है ना मालिक? ओके, ये 3 एश्योरेंस याद है ना? ये एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होता है, एश्योरेंस के कितने प्रकार है, ये डिस्कस किए गए। ओके, ऑडिट इंगेजमेंट, ओके, एक अलग इंगेजमेंट है, रिव्यू इंगेजमेंट अलग इंगेजमेंट है, एश्योरेंस इंगेजमेंट अलग इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट के कितने प्रकार है वो डिस्कस किए गए चैप्टर 1 में। कौन से स्टैंडर्ड्स इंगेजमेंट के लिए चैप्टर 1 का हिस्सा ही है। तो चैप्टर 1 का ये हिस्सा है। सबसे लोएस्ट मार्क अगर मेरे को कोई चैप्टर का लगता है तो चैप्टर 1 का लगता है। अगर मुझे लगता है कि भाई कितना भी हो जाए, पूरे 11 चैप्टर में से सबसे कम मार्क का कोई चैप्टर रहेगा तो चैप्टर 1 रहेगा मालिक। ओके सर, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 4 से 6 मार्क, उसके ऊपर 1 मार्क भी संभावना नहीं है, और वो भी शायद हुए। एक थियरी आ गई और एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू आ गए जो डायरेक्टली कि भाई यार ये एंगेजमेंट कौन सा है, ये एंगेजमेंट कौन सा है। लेकिन चैप्टर 1 बेस है, चैप्टर 1 स्किप नहीं कर सकता मैं। ऐसा नहीं कर सकता कि चैप्टर 1 स्किप कर देते अपन कोई दूसरा चैप्टर ले लेते हैं। चैप्टर 1 बेस है क्योंकि उसका इंगेजमेंट का स्ट्रक्चर है। और चैप्टर 1 के बाद जाएंगे अपन चैप्टर 2 पे, जो कि अपन पढ़ेंगे 210, 220 एसक्यूसी 1, 210, 220 एसक्यूसी 1। आपके ये हफ्ते का एजेंडा मैंने आपको बता दिया। तो आपके ये हफ्ते का एजेंडा एकदम बेसिक होगा। कल अपन बेसिक डिस्कशन करेंगे। कल अपन, अरे ऑडिट के फायदे क्या होते हैं, ऑडिट का स्कोप क्या है, जो कि जानकारी अभी बहुत सारी आपको आ गई है। स्टैंडर्ड का फायदा आपको कल देखो कैसे समझेगा। अपन ने ये जो डाला है ना, आपको कल समझ में आ जाएगा, अरे अच्छा ये आंसर धप 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 ऐसे क्लियर हो रहा है।
क्योंकि स्टैंडर्ड का लॉजिक ही बैठता है। तो अपना कल का एजेंडा ये है, कल पूरा पंचायती बेसिक करेंगे, ओके, कल और परसों के लेक्चर में, और उसके बाद 3 लेक्चर में अपन 210 220 SKC1 ये लॉजिक पढ़ेंगे। 220 उसके बाद आएगा SKC1, ये चैप्टर 11 का है, लेकिन उसके साथ में थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इसके ऊपर जिक्र रहेगा, मस्त रहेगा। तो एक आध लेक्चर उसके ऊपर जाएगा। तो प्रोबेबली ये 2 चैप्टर अपना अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे के टाइम तक एंड होना चाहिए। ओके, ये अपना अभी तक के लिए छोटा सा टारगेट आपको सेट करके देते हैं मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? और इसके साथ में जैसे जैसे चैप्टर होएगा इसका क्वेश्चन बैंक उसी दिन पे, उसी दिन के सेकंड हाफ में अपन वो लेक्चर में अपलोड करते जाएंगे मालिक। डन मालिक? ओके, तो पहला आप एक शीट बनाओगे जिसके ऊपर हेडिंग डालोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लिस्ट ऑफ एसेस, लिस्ट ऑफ एसेस। गुड आफ्टरनून मोहित। होपफुली मोहित जी आपने खाना अच्छा खाया होगा घर पे, घर वालों को खाना थोड़ा सा दबा के मिल रहा होगा, है ऐसा ही है? हाँ, क्या भाई श्रेयस भाई किधर आज सुबह दिखे नहीं? ऑनलाइन? मेरे को समझा वो ऑनलाइन था, आपका आंसर था, पर मतलब ऐसा ऐसा मतलब क्या क्या हो गया आपके साथ कि आप ऑनलाइन हुए? ओके, बैंक का एक काम था भाई, बैंक का काम है नहीं, मतलब एक बैंक। ओके सर, बैंक का काम था भाई, बैंक का काम बढ़िया है। लिस्ट ऑफ एसे, पहला एसे 200, नाम डालो, अभी डिटेल नाम डालेंगे अपन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव of an independent auditor, overall objective of an independent auditor, overall objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with, and conduct of an audit in accordance with overall objective of independent auditor and conduct of an audit in accordance with, क्या बेटा? एसए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एसए, एसए का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसए 200, एसए 200 के बाद एसए 210, अगली लाइन में एसए 210 चालू करें। 210 का नाम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं, पर क्या करना उसको? एग्री, एग्रीइंग, एग्रीइंग, AGREEING, एग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें हम कौन सा लेटर भेजते हैं बेटा? एंगेजमेंट लेटर। कौन भेजता है? ऑडिटर के क्लाइंट, ऑडिटर। ओके, याद रखना, क्लाइंट को भेजता है। ओके, ये कब भेजता है? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होने के बाद या अपॉइंटमेंट के पहले? अपॉइंटमेंट के बाद, यानी सबसे पहले एक लेटर आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर। जब ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा फिर ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर मिलेगा, एंगेजमेंट लेटर भेजेगा, एंगेजमेंट लेटर को जब साइन करके हाँ होएगा फिर ऑडिट चालू होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, बढ़िया। ऐसे 220, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल किसमें? फर्म के लिए या ऑडिट में? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस, बढ़िया। ऐसे 220 के बाद ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर और एक चीज क्या पढ़ने मिलने वाली है आपको वैसे? फाइल। ओके, फाइल और डॉक्यूमेंटेशन कौन बड़ा? फाइल बड़ा। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन छोटा। क्वार्टरली अपन ने डिस्कस किया था, क्या वो मंथली भी हो सकता है, क्या वो वीकली भी हो सकता है, लेकिन ईयर एंड पे जब ऑडिट खत्म हो जाता है तो क्या बनती है? फाइल। याद रखना, फाइल और डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसकी असेंबली होती है? असेंबली, असेंबली मतलब समझा? असेंबली वर्ड इंग्लिश, असेंबली। किसकी असेंबली होती है? फाइल की या डॉक्यूमेंटेशन की?
डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली होती है और असेंबली बन के क्या बन जाती है? फाइल। परफेक्ट। ऐसे 240 कैडबरी फ्रॉड। ओके अच्छा, फ्रॉड मत लिखो, खाली पूरा लिखना, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं अपना जिस्ट ही है सिलेबस में, डिटेल नहीं है। ओके मेरे को बताओ, क्या फ्रॉड ढूंढना ऑडिटर की जिम्मेदारी है? मां कसम मर जाऊंगा मैं, मतलब जहर, मां कसम पहले जहर लेना पड़ेगा। डे 1 से बता रहा हूं, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फ्रॉड ढूंढना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट ना हो ड्यू टू फ्रॉड और एरर। लेकिन अगर फ्रॉड मिलता है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? अगर उसको सस्पेक्ट होता है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? वो ऐसे 240 गवर्न करता है। एवरीबॉडी क्लियर? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेडिंग डालो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, responsibility relating to fraud in audit of FS, relating to fraud in audit of FS। सारे दुनिया भर के फ्रॉड मुझे नहीं चाहिए, नहीं है, मुझे एफएस के फ्रॉड में इंटरेस्टेड है। तो अगर बाई चांस कभी ऐसा एक जस्ट जनरल ज्ञान चिप रहा हो, वैसे भी सीएफआईएन का कंटेंट है, लेकिन छोटा बड़ा ज्ञान तो मैं चिपूंगा ही। ओके अब मेरे को बताओ, ऐसा हो सकता है कोई कस्टमर क्लाइंट पे फ्रॉड करे? ओके अपना जो क्लाइंट है, एग्जांपल एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड पे ओके भाई खुशी ने फ्रॉड किया। सर क्या किया? ओके पैसे नहीं दिए और बैच खत्म की। क्या अपने कस्टमर जो ऑडिटर है एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, उसके लिए तो इस क्लाइंट के ऊपर फ्रॉड हुआ है ना? क्या ये क्लाइंट के ऊपर जो फ्रॉड हुआ है वो भी कंसिडर करना चाहिए? क्या ऑडिटर ने, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो ऐसा होता है एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, एक तो मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, तो अच्छा मेरे को बताओ, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन एक क्लाइंट ने फ्रॉड किया था अपने क्लाइंट पे, एक मतलब क्लाइंट का उसने उस क्लाइंट के ऊपर फ्रॉड किया जो अपना क्लाइंट है, क्या वो भी कंसिडर करना चाहिए? क्या लगता है आपको? अच्छा ठीक है चलो, और एक इंग्लिश को थोड़ा सा और बेस्ट बनाता हूं। कंपनी अपना क्लाइंट है, कौन है अपना क्लाइंट? अच्छा कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ ये देखना चाहिए या कंपनी पे फ्रॉड हुआ ये देखना चाहिए? तुम समझे क्या मैं क्या बोला? एक कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ और एक कंपनी ने फ्रॉड किया। जब एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया मतलब कंपनी ने फ्रॉड किया है, हाँ? जब मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया मतलब किसने फ्रॉड किया? कंपनी। मेरे तो वही फ्रॉड है ना। तो क्या कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ देखना चाहिए या कंपनी पे फ्रॉड हुआ वो देखना चाहिए? क्या दोनों देखने चाहिए? ओके याद रखना, ओके एज ए ऑडिटर यू आर कंसर्न ओनली कंपनी ने जो फ्रॉड किए हैं, कंपनी पे जो फ्रॉड हुए वो ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी? कंपनी की। ऑडिटर को उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके ये ध्यान रखना, यानी कंपनी देख, कंपनी के ऊपर किसी ने फ्रॉड किया तो वो उस पर केस करेगा। ओके मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे ऊपर किसी ने केस किए हुए है उससे मेरे को कंसर्न है। ओके कौन सी कंटीजेंट लायबिलिटी आती है? जो मेरे ऊपर केस हुए है ना मालिक, ज्यादा कंसर्न उस पर है, और डिस्कस करेंगे। लेकिन 240 इस पे बहुत एम्फसाइज करता है, बहुत तोड़ समझाता है 240। ओके लेकिन अपने उसमें जिस्ट रहेगा, ठीक है मालिक, कोई ज्यादा इंपैक्ट वाली बात नहीं रहेगी। 250 चाइल्ड लेबर को भूलने का नहीं, लॉज एंड रेगुलेशन, कंसीडरेशन ऑफ। अच्छा 240 लिख के हो गया सबका एवरीबॉडी? ठीक है 250 कंसीडरेशन ऑफ, कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन an audit of FS, in an audit of FS, in an audit of FS, laws and regulation के consideration ओके करने के लिए audit of FS। अच्छा कितने प्रकार के law and regulation दिखते हैं अपन इधर? जो दो तरह के law and regulation मैंने आपको बताया था, एक है डायरेक्ट इंपैक्ट वाले और एक है इनडायरेक्ट इंपैक्ट वाले, इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले। ओके मेरे को बताओ डायरेक्ट टैक्स वाला कौन सा लॉज एंड रेगुलेशन है? ओके नहीं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? डायरेक्ट अफेक्ट करता है। जीएसटी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। देखो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो दिखता है, डायरेक्टली दिखता है, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। और एक है अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो ही आएगा, वो होते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट, और डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ओके देखो आप किसमें कंफ्यूज हुए? आप इनडायरेक्ट वर्ड यूज किया और आप सुबह लेक्चर में देख रहे हो
जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। वो इधर लॉजिक लगाने का नहीं, ये अपने सिलेबस में आता है भाई, मेजर है, अच्छे से कवर करना है ये, याद रखना। इधर इनडायरेक्ट लॉ वो नहीं है, इधर क्या है, ओके जीएसटी। पर क्या जीएसटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा ना? अच्छा मेरे को बताओ, सेल्स हुआ मेरा 118 रुपया, जीएसटी कितना उसमें से 18, ये दिखेगा ना मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मैं सेल्स लूंगा, नेट ऑफ सेल्स करने वाला हूं मैं ऐसा बोल नहीं सकता मेरा टर्नओवर 118 है, मेरा टर्नओवर 118 या 100 रुपया है। अच्छा और जिसको नहीं मालूम है 18 रुपया जीएसटी है, ठीक है। 3 दिन में मेरे को नहीं मालूम कितना आपको मालूम है, लेकिन इतना मालूम है ना, 100 रुपया प्लस 18 रुपया हुआ 118, क्लियर ना? तो 118 रुपया ने मेरे को दिया। मेरे को बताओ क्या मेरा इनकम 118 है? मेरा इनकम कितना है? 100 रुपया, 18 रुपया क्या है? तो मैं जब पीएनएल बैलेंस शीट में लिखूंगा, मैं 118 लिखूंगा या 100 लिखूंगा? 100 लिखूंगा, लेकिन मेरे को मेरे बुक्स में तो 118 दिखेगा ना, तो 118 माइनस जीएसटी करूंगा और 100 ऐसा दिखेगा ना, क्योंकि जीएसटी में जाएगा वो पेमेंट। ये डायरेक्ट दिख रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो चीज डायरेक्टली दिखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट लॉ नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट। और जो लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा नहीं दिखते, लेकिन अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आएंगे। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, फाइन्स आ सकता है, पेनल्टीज आ सकती है, गोइंग कंसर्न इंपैक्ट आ सकता है, ओके, कंटीजेंट लायबिलिटी आ सकती है मालिक, ओके, ऐसा कुछ आ रहा होगा तो हम लोग इसको कौन सा बोलते हैं? लॉस। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लॉज नहीं बोलते, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोलते, इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। ऑडिटर ने कौन से लॉज देखने चाहिए? डायरेक्ट अफेक्ट होने वाले या इनडायरेक्ट भी अफेक्ट होने वाले? दोनों देखने चाहिए ऑडिटर ने। एवरीबॉडी क्लियर? यानी अगर मेरे को बताओ चाइल्ड लेबर, ओके, याद रखना थर्सडे फ्राइडे तक और मैच्योरिटी आनी चाहिए अपने को। तो मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, चाइल्ड लेबर मैं देखना है, मेरे को फैक्ट्री में जाना है और मेरे को क्लाइंट मना कर रहा है, नहीं जा सकता। मैं बोला क्यों नहीं जा सकता? क्लाइंट बोल रहा है भाई ये तेरे स्कोप में नहीं है। मैंने क्या बोलना चाहिए? मेरे स्कोप में है या स्कोप में नहीं है? है, ये मेरे स्कोप में है। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अगर इसको मैनेजमेंट ने रोका तो ये सही तरह से रोकना हुआ या गलत तरह से रोकना हुआ? गलत तरीके से रोकना हुआ। उसके लिए अपन क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन ये सही तरीके रोकना नहीं हुआ। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ठीक है, 250 हो गया। 250 के बाद भाई साहब ऊपर वाला, ऊपर वाले से तो भूलना ही मत, 260 का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। 260 का नाम कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। अगला 265 बेटा, डीआईसी। डीआईसी का फुल फॉर्म, डीआईसी मत लिखना खाली, पहले रुको रुको रुको, डीआईसी का फुल फॉर्म बताओ। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। लेकिन डीआईसी का करना क्या है? हमें कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? कम्युनिकेट। इसलिए वापस इसका नाम आएगा कम्युनिकेटिंग डीआईसी विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेटिंग डीआईसी विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। 265। यस मलिक? हाँ नहीं, पर आ सकता है ना, अगर वो कंप्लाई नहीं कर रही है तो आएगा ना। अगर चाइल्ड लेबर नहीं कंप्लाई कर रहे वो लोग और वो चाइल्ड लेबर अपॉइंट किए, मेरे को बताओ रेगुलेटरी अथॉरिटी आएगी, क्या आपकी दुकान बंद करके जा सकती है? क्या आपकी शॉप बंद करके जा सकती है? अच्छा बंद छोड़ दो, क्या पेनल्टी लगाएगी? पेनल्टी आप किस में से पे करोगे? पीएनएल बैलेंस शीट में से ही जाएगी, तो आप पेनल्टी को किधर डिस्क्लोज करोगे? पैसा गया वो पीएनएल में डालोगे, तो वो पीएनएल में इफेक्ट हो रहा है ना मालिक। अच्छा फैक्ट्री बंद हो गई, तो मेरे को बताओ क्या आपका गोइंग कंसर्न इंपैक्ट होगा? फैक्ट्री अगर 2 महीने के लिए भी बंद हुई तो धंधा तो 2 महीने के लिए तो गया ना आपका। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट हो रहा है? यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बोल रहे थे गोइंग कंसर्न जैसे है, किधर गोइंग कंसर्न जैसे है? इन्वेस्टिगेशन किधर हुआ? मैं इन्वेस्टिगेट किधर कर रहा हूं? इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या? अगर इसने मेरे को जाने नहीं दिया तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा और घुसूंगा। इंस्पेक्टर होना चाहिए मैंने क्या बोला? मेरे को देखने जाने का है, ये मुझे मना कर रहा है, मैं उसको बताऊंगा ये मेरे स्कोप में है। अच्छा मेरे को बताओ, आप मेरे को आपके घर पे आने से क्यों रोकोगे? अगर मेरे स्कोप में नहीं है तो ही बोलोगे ना। अगर मेरे स्कोप में है तो रोक सकोगे क्या? नहीं। और अगर मेरे स्कोप में और आपने रोका तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर मैंने तुम्हारा दरवाजा तोड़ दिया, इसका मतलब मेरे अंदर बहुत तोड़ पावर है। ये पावर होते हैं इंस्पेक्टर्स के। किसके? इंस्पेक्टर्स। तो इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। अगर मेरे को मना किया आपने, मेरे को बताओ अच्छा आपकी फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ, व्हाटएवर, मेरे को देखने आना था और आपने मुझे मना कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं? पहली बात तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं। क्या रिक्वेस्ट करूंगा? कि वो मेरे स्कोप में है, मैं समझाऊंगा ना ये।
ठीक है, उसके बाद भी आपने जाने नहीं दिया, फिर एक्शन क्या लूंगा? क्या तोड़ दो दरवाजा करूंगा मैं? नहीं, फिर क्या करूंगा मैं? पहले मैं नहीं आप सीधा टीसीएफ जी के पास जाएंगे। अब टीसीएफ जी ने भी नहीं मदद की तो रिपोर्ट में लिखेंगे। अब रिपोर्ट में क्या लिखेंगे वो अब आज छोड़ दो, पर रिपोर्ट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से अपने पास यही अधिकार है। तो अगर अपन एविडेंस के लिए गए, मैनेजमेंट एविडेंस देने से मना करता है, ओके, तो अब मेरे को बताओ अपन क्या करेंगे? टीसीएफ जी के पास जाएंगे, टीसीएफ जी भी मना कर रहा है तो रिपोर्ट में डालेंगे। और रिपोर्ट में मेरे को बताओ इस केस में रिपोर्ट कौन सी देंगे, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड के इसके लिए तो मैंने बोला और प्रकार है, इसलिए तो मैंने बोला अगले हफ्ते तो अपने को मॉडिफिकेशन समझना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा भी आपको समझेगा ही नहीं। कि मॉडिफिकेशन बहुत ग्राउंड्स होते हैं मॉडिफिकेशन के। ओके, एक ऐसा है, मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ढूंढना है आपको। अगर ये मिल गया तो आप क्या बोलोगे? अनमॉडिफाइड। अभी अनमॉडिफाइड को नंबर क्या दोगे? 700। एवरीबॉडी क्लियर? आपको मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, क्या करोगे? 705। एवरीबॉडी क्लियर? आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, आप जा रहे क्लाइंट के पास, दे एमआई, वो दे ही नहीं रहा है। ओके, टीसीबी के पास गए, दे एमआई, दे नहीं रहा है। रिपोर्ट देंगे, पर रिपोर्ट कौन सी दोगे? अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड? मॉडिफाइड। 705। तो 705 मॉडिफिकेशन, यानी दो तरह से मॉडिफिकेशन आपको समझ में आया क्या? क्या दो तरह का मॉडिफिकेशन है? एक तो मटेरियली मिसस्टेटेड है तो भी मॉडिफिकेशन करेंगे, और एक अगर एविडेंस ही नहीं मिल रहा है तो भी, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। देखो मेरे को बताओ, अगर आपको एविडेंस नहीं मिला तो आप बताओ मेरे को, 2 करोड़ लिखा है, वो 2 करोड़ सही है कि गलत है? बताओ मेरे को, बताओ आप 2 करोड़ सही है कि नहीं है? अच्छा, इन्वेंट्री आपने 2 करोड़ लिखी है, मैं जाना चाहता हूं इन्वेंट्री चेक करने, आप मना कर रहे हो, जाने का नहीं। ओके, देखो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। आपने कितना लिखा इन्वेंट्री? इन्वेंट्री कितना लिखा है? आपने मुझे जाने दिया, मैंने चेक किया, 2 करोड़ की इन्वेंट्री मिल गई। मेरे को बताओ क्या बोलूंगा? 700। अनमॉडिफाइड छोड़ दो अभी, वर्ड क्या चाहिए? पक्का। ओके, इन्वेंट्री 2 करोड़ लिखी है, मैं गया और मुझे मालूम पड़ा 1 करोड़ ही है साला, मटेरियल मिसस्टेटेड है। मैं क्या करूंगा? 705, यानी शेयर होल्डर को बोलूंगा ये इन्वेंट्री गलत दिखाई है। एवरीबॉडी, इन्वेंट्री 2 करोड़ है, मैं जाना चाहता हूं, आप मना कर रहे हो, फैक्ट्री में जाना नहीं। समझ में आया? यानी अब मैं क्या बोलूंगा? मैं थोड़ा ना बोलूंगा रिलाय करो। ओके, और मैं ये भी नहीं बोल सकता गलत है, क्योंकि आपके पास एविडेंस क्या है गलत है? एविडेंस क्या है? चांस है। इसलिए चांसेस का ग्राउंड का एक मॉडिफिकेशन ग्राउंड होता है। तो मॉडिफिकेशन बहुत, इसीलिए मैंने क्या बोला था आपको ब्रेक के पहले, अगर आपको याद होगा, मॉडिफिकेशन के 3 ग्राउंड मिले, 3 तरह के मॉडिफिकेशन मिलेंगे आपको। जस्ट नाम के लिए बता दूं तो क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ऐसे 3 अलग अलग नाम मिलते हैं। क्वालिफाइड मिलता है, एडवर्स मिलता है, डिस्क्लेमर मिलता है। शायद आपने डिस्क्लेमर वर्ड ये पहले भी पढ़ा होगा अक्सर, कहां पर? अच्छा, आपने थम्स अप की ऐड देखी है क्या? थम्स अप की ऐड मालूम है? सलमान खान इधर से उड़ी मारता है ना, किधर उड़ी मार के किधर पहुंचता है, और नीचे क्या लिखा था? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में लिखा होता है ये स्टंट ओके प्रोफेशनल लोगों के बीच में किया गया, आप अपने घर पे मत करिए। ओके, डिस्क्लेमर। ऑडिटर बोलता है भाई ओके ये स्टंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टंट है ना, ये इन लोग ने किससे करे भगवान जाने, आप देख लो। ओके, मैं इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। यूजुअली ये रहता है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास इन्वेस्टिगेटर की पावर होती तो मैं क्या कर सकता था? मेरे को बताओ। उसकी औकात ही नहीं होती थी, वो कुछ कर सकता था। ओके, तोड़ दो दरवाजा मतलब मैं इंस्पेक्टर्स को लेके आ सकता था। ओके, क्या इसको जेल में भी डाल सकता था? यस, अपन नहीं कर सकते वो। ओके, नहीं कर सकते। अरे यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, आप बोलोगे सर अरे बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा ना। ओके, 1-1.5 महीने के बाद आप बोलोगे सर करता ही नहीं मैं ऑडिट, जाने दो भाई, बहुत मगजमारी है। क्योंकि इसके पैसे है, लेकिन पैसे के साथ जिम्मेदारी बहुत सारा है। इतना आसान नहीं है ऑडिटर बनना। मतलब लाइफ में अगर ऐसा भगवान आपको परेशान करना चाहता है तो ऑडिटर बनाएगा। सीए बना रहा है वो अलग परेशानी है, सीए का जो प्रोसेस है वो तो जा ही रहो आप। इसके बाद भगवान को लगा नहीं नहीं भाई इसका अभी तक पूरा पूर्वजन्म का पाप बैलेंस नहीं हुआ। पहले तो पूर्वजन्म का बैलेंस पाप करने के लिए तुमको सीए में घुसे ना अपन सीए में, पूर्वजन्म का बैलेंस करना है अपने को, पाप किया जाए अपन ने, बैलेंस करना है। अभी ये भुगतान कर दिया अपना, अभी खुशी गई अपनी, हंसी चली गई, लाइफ में सारी चीजें चली गई, लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा अभी तो बैलेंस कर रहे नहीं खुशी, मतलब अरे वैसे खुशी, अरे खुशी, अरे यार हैप्पीनेस रे, हाँ गला खुशी मतलब खुशी अच्छा है, अच्छा है अपने हैप्पीनेस ऐसा ये सब क्या ना, क्या ये बैलेंस ऑफ है।
ओके, फिर भी सब बैलेंस करके अपन सीए बनेंगे। सीए बनने के बाद भगवान बोला नहीं नहीं भाई, इसके कर्म अभी तक बाकी है, इसको क्या बनाओ, ऑडिटर। और वही नसीब होगा, तू ऑफिस खोल के बैठेगा और ऑफिस खोलने के बाद भी तू ऑडिट इंगेजमेंट लेगा। तेरे को मालूम है 4 इंगेजमेंट, लेकिन तू घुसेगा किसमें, ऑडिट में। तो मैं बताऊंगा ना कितने जिम्मेदार। अरे तूने अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया ना, कौन सा ओपिनियन, तो डिस्क्लेमर में तू क्या बोलना चाहेगा कि भाई मेरे पास एविडेंस नहीं मिला, तो शेयर होल्डर या क्लाइंट बोलेगा पैसा क्यों दूं फिर तेरे को, मतलब रिपोर्ट देके भी पैसा नहीं मिलने वाला तेरे को। कुछ समझ आ रहा है? बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं, तो इट इज सो दैट। बट अगर अपने पास वो इन्वेस्टिगेटर के पावर होते तो क्या मजा आता, तोड़ दो दरवाजा, फिर तो हर घर में एक ऑडिटर होता। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से लॉजिक बैठा मालिक है, ठीक है। तो आई डू थिंक चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, ठीक है। और क्लैरिटी अपन धीरे धीरे लेके लेंगे। अगला नाम है 299, ओके, इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। बढ़िया बढ़िया, अपडेट मारिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, ये खत्म हुई कौन सी सीरीज मालिक, 200 की। मैं बोल रहा हूं ये हफ्ते में अपन इसको बार बार रिवाइज करते बैठेंगे जब तक आपके दिमाग में आधी रात को भी बिना किसी की मदद से वो नंबर याद रह जाए, तब तक अपने को इसको रटने का है। और मैं रटने का बोल रहा हूं, मैं मतलब बेशर्म होके बोल रहा हूं, रटना है, बात खत्म। नहीं मतलब मैं रटने वाला आदमी नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट वाला आदमी हूं। मैं जब बोल रहा हूं रटना है मतलब रटना है, बात खत्म। ओके, 299 के बाद वाला 300 वाला तो एकदम आसान है ना मालिक। कितने स्टैंडर्ड, 4, फटाफट अपडेट करिए। ऐसे 300 में नाम क्या डालोगे, प्लानिंग एंड ऑडिट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस, 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 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। ये पा मालिक, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। ओके, अब याद करके बता दो, इतना मेरे को बता दो, इसके अंदर 3 चीजें अपने को क्या क्या करनी है। कुछ मैंने नाम बताए थे, कल भी बताए थे, आज भी बताया मैंने। एक तो प्लान होता है, परफॉर्म तो इसके बाद। हाँ, शाम को कौन सा बैच चल रहा अपना, स्ट्रैटेजिक मैनेजर, स्ट्रैटेजी। इसमें स्ट्रैटेजी बनती है, इसमें प्लान बनता है, और एक कुछ बनता है प्रोग्राम। 3 शब्द याद रखना। क्या 3 शब्द है, स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम। 300 का सिर्फ अकेला एक चैप्टर है, तो उस एक चैप्टर में कितनी चीजें पढ़नी होगी हमें, 3। नाम कौन सा, स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम। आपको मालूम है 11 चैप्टर में से सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है? मतलब देखो, ऐसा इंस्टीट्यूट ने अपने कुछ गुड बनाया, यानी एग्जांपल आपको ऐसा एक चैप्टर मिलेगा जिसमें 500 होगा, मैंने अभी आपको बताया 500 होगा, 501 होगा, 520 है, 530 है। ओके, आपके ऐसे ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड है। लेकिन ऐसा भी एक चैप्टर है जो सिर्फ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। सर वो कौन सा वाला है? एक तो मैंने 300 बताया आपको, ये भी अच्छा खासा छोटा है, और सबसे छोटा 230 वाला, ये एक चैप्टर है, और ये डॉक्यूमेंटेशन। ओके, घंटा भर नहीं लगेगा आपने, घंटे भर में एक चैप्टर, 6 या 7 पेज का चैप्टर है, 230, दैट्स इट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें भी आपको आइडिया आ गया है, 2 चीज होगी। क्या 2 चीज होगी? डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल, 2 के बारे में। तो ये 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं 11 चैप्टर को मैं डिवाइड करता हूं 8 और 3 में, 3 समझा अलग से, पर 8 चैप्टर में से 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर सबसे बेहतरीन चैप्टर। मतलब ये चैप्टर होने के बाद खुशी आती है ना, क्योंकि चैप्टर खत्म होता। और चैप्टर देखो फील क्या लेने का, स्टैंडर्ड आपको नॉलेज आ रहा है वो एक अलग बात है। चैप्टर का फील क्या है, वो चैप्टर में से मार्क्स आते ना रे। इंस्टीट्यूट जो मार्किंग स्कीम देगी वो चैप्टर से देगी ना। तो अपने को एक चैप्टर 6 पेज के चैप्टर से अगर 4 मार्क 6 मार्क भी आ रहे तो क्या दिक्कत है भाई? 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के तेरे को 4 मार्क, तो भाई आई डू थिंक समझ में आ रहा है कुछ? तो ये 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर कितनी चीजें होगी 300 के अंदर? 2 नहीं रे, 3। 300 के अंदर 3। पहले प्लानिंग नहीं होती है, पहले स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर क्या करोगे? प्लान, फिर क्या करोगे? प्रोग्राम। एग्जांपल बताता हूं, आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि बैच लगानी है, ये स्ट्रैटेजी थी आपकी। ओके, आपको मालूम पड़ा 2 महीने की बैच है, ये है प्लान। आपको मैंने अगले 6 दिन के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं मैंने ये बताया, प्रोग्राम। ऐसा होता है।
बारीक 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 होते जाती है। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। फिर इसके बाद वाला तो अपना फेवरेट बाप स्टैंडर्ड, जो 3 लेक्चर उठा लेगा। 315 पूरा नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। परफेक्ट मालिक। आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग, RMM, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग, एसेसिंग असेसमेंट करना, आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग RMM बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्लियर मालिक? पक्का मालिक? 320 नाम एकदम इजी है। मटेरियलिटी, बस मटेरियलिटी में आपको 2 शब्द मिलेंगे, वो 2 शब्द पे आज मैं कुछ जिक्र नहीं कर रहा हूं, ओके, बाद में देखेंगे, 15-20 दिसंबर के बाद देखेंगे। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ऐसे लिखना, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, यानी प्लान करते वक्त भी मटेरियलिटी देखते हैं, परफॉर्म करते वक्त भी मटेरियलिटी देखते हैं। I'll discuss and you will have a thorough experience for this concept. 315 लिखा, 330 लिखा, ठीक है। अब 300 ऐसे 320 लिखा, सॉरी 330 का नाम रिस्पॉन्स टू किसको? असेस्ड रिस्क। परफेक्ट, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। और ये रिस्क असेस्ड किस में किया? 315 में। चार 400 वाली सीरीज कितने स्टैंडर्ड उसमें? 2। ये लिखे हुआ 300 खत्म, 400 वाली सीरीज मालिक। 400 में पहला 402 में क्या नाम था? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप यहां पर क्या लिखोगे? ऑडिटर्स कंसीडरेशन। ऑडिटर्स कंसीडरेशन, यानी इसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है? कंसीडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी, using service organization, auditors consideration relating to entity using service organization, auditors consideration relating to entity using service organization। डन मालिक? 450 आप लिख सकते हो। 450 आपको पूरा आना चाहिए। क्या है 450 का नाम? इवैल्यूएशन ऑफ क्या? इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट? मिसस्टेटमेंट। इसके अंदर जाके देखेंगे मटेरियल है कि नहीं है। तो 450 में इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। डन मालिक? इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट 450 खत्म, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी आप लिख के ले लीजिए, मे में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, नाम बदलना, क्योंकि पहली बार वापस इंसर्ट किया जाए, मतलब पहली बार इंसर्ट किया जा रहा है 450, एंड 450 टेंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फाइनल का कोई भी आइटम निकालिए, ओके, पिछले जितने आइटम का निकालने का है, 450 कब नहीं आया आप ये देख लेना। हर आइटम में 450 आया है, और इस बार अभी इंटर्स में आ गया है और फाइनल में नहीं आई है। मतलब फाइनल में कैसा है मैं समझा ना, बेस दिया है वापस, इंटर में पूरा कंप्लीट डिटेल कवर किया हुआ है। तो 450 के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज रहेगा मालिक। 450 के बाद आपकी सीरीज कौन सी आ रही मालिक? 500 वाली। पहले 600 लिख दे, नहीं 500 ही लिख देते, लिख दो 500 लिख दो। 500 का नाम, इनके नाम तो बहुत इजी है, ये नाम बहुत इजी है। ऑडिट एविडेंस 501 का भी नाम सब सेम है, खाली आगे ऐड करना है। ऑडिट एविडेंस फॉर
स्पेसिफिक आइटम्स, इसको आप लिखोगे फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। क्या लिखोगे? सिलेक्टेड आइटम्स। अपन स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि 3 नाम दिए थे मैंने, पर जब स्टैंडर्ड देता है स्टैंडर्ड सिलेक्टेड आइटम बोलता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑलरेडी है, तो अभी स्टैंडर्ड में अमेंडेड नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, एग्जाम स्पेसिफिक आइटम्स कौन से है? इसमें कौन से आइटम्स है बेटा? इन्वेंटरी, लिटिगेशन क्लेम और सेगमेंट रिपोर्टिंग। परफेक्ट। इसमें मत लिखना इधर नाम के आगे, इसमें सिर्फ इतना ही नाम लिखना है, स्टैंडर्ड का नाम ही इतना है। नहीं 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 नहीं, वो आपको चाहिए आप लिखो अपने लिए, पर स्टैंडर्ड का नाम नहीं है, वो स्टैंडर्ड का नाम नहीं है, पर बस इतना ही। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? सिलेक्टेड आइटम्स। डन। 505 भाई साहब सबसे तोड़ फेवरेट, बाहर वाले से पूछेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन। डन मालिक। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट 510 पहली बार करने आ रहा, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, लेकिन इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट के सारे एलिमेंट कवर होंगे या खाली कुछ कुछ पॉइंट। मतलब इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट जो भी ऑडिटर पहली बार आएगा वो 510 जो फॉलो करेगा वो सारी चीजें इसमें कवर करेगा, या खाली कुछ स्पेसिफिक चीजें इसमें कवर्ड है? स्पेसिफिक कौन सी स्पेसिफिक चीजें कवर्ड है? यानी इन शॉर्ट, कल सपोज मैं ऑडिटर बनता हूं कोई एक्स लिमिटेड का, पहली बार 510 में यूज करने की कोशिश करूंगा। ये एवरीबॉडी क्लियर? 510 की बदौलत मैं क्या कवरेज में डालूंगा, क्या स्कोप रहेगा 510 का? ओपनिंग बैलेंसेस ओनली, बाकी और कुछ नहीं। यानी अगर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है और मुझे प्लानिंग करनी है तो स्टैंडर्ड इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट नाम क्लियर है ना अभी सबको? इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट मतलब पहली बार या बार बार? तो और मुझे प्लानिंग करनी है तो कौन सा स्टैंडर्ड? 300। मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता करना है, कौन सा? 315। ओके, तो 510 आपको फॉलो करना है। दिमाग में समझ में आ रहा है क्या? यानी 510 खाली काय के लिए है? ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए बस। तो 510 का दायरा कितना है? ओपनिंग बैलेंसेस। लेकिन प्लानिंग करनी है 300। जो भी जिधर जिधर है, यानी आप इनिशियल हो, रिकरिंग हो, जो भी हो, बाकी सब स्टैंडर्ड आ रहे हैं, लेकिन 510 खाली किसको एप्लीकेबल है? ओपनिंग बैलेंस, वो भी किसको? इनिशियल। आत्मा क्लियर? ओपनिंग बैलेंस है, इसके ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि इसके ब्रैकेट में है वो। 520 मेरे को 10th में कितना है यार? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स Hmm. 530 फिल्टर करेंगे। ऑडिट सैंपलिंग लिखना नाम, ऑडिट सैंपलिंग। इंटर में तो इसमें वरी नहीं है, फाइनल में आपको इसमें मैथ्स आ जाएगा। तो फाउंडेशन में जो आपने मैथ्स पढ़ा था सब आपको याद है, x माइनस एक्स बार, मालूम है ना? वेरिएशंस सैंपलिंग में वैसा होता है, क्योंकि सैंपलिंग निकालने के बाद वो पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो मेन है। तो इंटर है, भूल गया तो ठीक है, फाइनल में होगा देखना है। पर कोई बोल रहा था कि मैथ्स कैसे काम आता है, तो मैथ्स ऑडिट में काम आता है मेनली सैंपलिंग के लिए, क्योंकि सैंपलिंग शुड रिलेट टू पॉपुलेशन ना। अगर अपन 100 का पॉपुलेशन है और अपन ने 10 सैंपल निकाले हैं, तो 10 शुड रिप्रेजेंट 100, एंटायर 100 ना, नहीं तो फिर तो सही होगा ही नहीं आउटकम। तो 10 वो कैसे एंटायर होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो सीए फाइनल में जाके है, पर 2 ही क्वेश्चन दिए इंस्टीट्यूट ने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए सीए फाइनल में अभी, तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, एटलीस्ट मैथ्स ज्यादा नहीं है, पर ठीक है, पर 2 क्वेश्चन तो है भाई मैथ्स के। ओके, तो नेवरदलेस ऑडिट सैंपलिंग। उसके बाद अपना फेवरेट जो फाइनल में जाके मिलेगा, एस्टिमेट्स। परफेक्ट, एस्टिमेट्स। मैं बोल रहा हूं सारे स्टैंडर्ड के जिक्र होने वाले इधर इंटर में, स्टैंडर्ड नहीं है अपने सिलेबस में, बस 540 स्टैंडर्ड नहीं है। 550 मेरा साला रिलेटेड पार्टी। अच्छा, ये क्या ऑडिटर का रिलेटेड पार्टी के बाद डिस्कशन है क्या रे? नहीं, ये क्लाइंट के रिलेटेड पार्टीज रहे तो उसको क्या करना है, तो रिलेटेड पार्टीज याद रखना, ये रिलेटेड पार्टीज। पर ये ऑडिटर का रिलेटेड पार्टी का डिस्कशन नहीं है रे भाई, क्लाइंट का। भारत माता की जय। तोड़ मैन, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, 2-3 पॉइंट ये खत्म कर दो, फिर एंड करते हैं अभी के लिए।
550 हो गया। 550 के बाद 560 अपना सबसे फेवरेट। मैं आपको बता रहा हूं 560 जिस दिन होगा ना उस दिन आप नेक्स्ट स्केल पे जाओगे। उस दिन आपको लगेगा मां कसम ऑडिट मेरे से बाप किसी और को आता ही नहीं है। ये 560 की गारंटी मेरी। ओके, इस नाम क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स 560। 570 लगी पड़ी अपनी गोइंग कंसर्न। 570 गोइंग कंसर्न एंड तोड़ मालिक 580। अभी बाहर वाले से जैसे लिया अपन अंदर वाले से भी कुछ लिखित लेते हैं। अंदर वाले से लिखित को क्या बोलते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। परफेक्ट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कल सुबह अपन इसके आगे के जो 3-4 मतलब 2 सीरीज है वो अपन अपडेट करेंगे। और कल कौन सा चैप्टर चालू करेंगे मालिक? चैप्टर 1। ओके, वॉल्यूम 1 ए का चैप्टर 1। मतलब वो मैं उसके पहले मैं इंडेक्स भी बताऊंगा। और वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 अपन कल चालू करेंगे। कल क्या आपके जो मतलब एक पहला एक आधा पौना घंटा अपना थोड़ा सा जस्ट चैप्टर के नाम में आपको डिस्कस करने में जाएंगे। पर उसके बाद है ना पंचायती क्वेश्चन होंगे कल के। पंचायती क्वेश्चन मतलब नॉलेज बहुत भरे हुए नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, सी यू टुमारो, हasta la vista, टेक केयर, बाय।